है, देखो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, जैसे कोई भी हमारे पास एक बॉडी है, ये एक बॉडी हो गई, ठीक है, इस बॉडी के चारों तरफ का स्पेस, और कहाँ तक का स्पेस, मान लो कोई भी बॉडी यहाँ पे है, कोई भी दूसरी बॉडी है, तो वो बॉडी इसकी तरफ, ये पहले वाली बॉडी की तरफ अपनी अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करेगी। फिर इस वाली बॉडी को थोड़ा दूर ले जाओ, यहाँ ले गए, अभी भी ये अट्रैक्शन फील कर रही है, थोड़ा और दूर ले जाओ, यहाँ ले गई, अभी भी अट्रैक्शन फील कर रही है, अब इसको और दूर ले जाओ, इस बाउंड्री से बाहर ले जाओ। अब हमने देखा कि इस बॉडी ने कोई भी अट्रैक्शन फील नहीं की, दैट मीन्स इस बड़ी वाली बॉडी का जो फील्ड है वो यहाँ तक है। तो फील्ड का मतलब क्या होता है, द स्पेस अराउंड ए बॉडी, एक बॉडी के चारों तरफ का स्पेस जहाँ पे कोई दूसरी बॉडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस कर सकती है। जैसे अगर मैं अपना स्पेस बोलूँ तो मेरे चारों तरफ अगर मैं ऐसे से हाथ मूव करूँगी ना, तो इतने एरिया में कोई भी आएगा तो मैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकती हूँ और रिपेल भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो मतलब मैं अपने चारों तरफ का इतने एरिया के अंदर, इतने स्पेस के अंदर अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा सकती हूँ। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना, तो इसलिए हम बोलते हैं कि बॉडी के चारों तरफ का वो स्पेस जहाँ पे कोई दूसरी बॉडी पहली बॉडी की तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो उस स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ में आ गया। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। डेफिनेशन लिखो, ठीक है। अब जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ना, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी ऑफ मास, कितना, यूनिट मास ही बोलेंगे ना। इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी ऑफ यूनिट मास। मतलब क्या होता है कि अगर एक बॉडी जिसका मास कितना है, 1 ग्राम है या फिर 1 किलोग्राम लगा लो, यूनिट मास का मतलब मास की वैल्यू कितनी है, 1। तो एक यूनिट मास की बॉडी जितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, F की जगह क्या पुट करोगे, एक्सेलरेशन डिवाइड बाई मास। फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, जितना फोर्स एक्सपीरियंस करती, फोर्स एक्सपीरियंस करना मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो किसके इक्वल होता है, mg। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ये जो मार्कर है ना, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है अर्थ की तरफ, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, mg। तो इसलिए फोर्स की जगह mg, m से m कैंसिल, तो E की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, g। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड किसके इक्वल आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g के इक्वल। अब यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड E की यूनिट है, किसके इक्वल आएगी, यूनिट, हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल गई, और दूसरी फोर्स की न्यूटन पर किलोग्राम, हाँ, पर केजी निकल गई। दोनों की दोनों क्या है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट है। इसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो ये जो जी का, हाँ, LT माइनस 2 और m कितना होगा यहाँ पे, 0। तो क्लियर हो गया। ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब स्पेस अराउंड ए बॉडी, और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का मतलब जितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक अर्थ है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हमने अर्थ कंसीडर कर ली। अब कोई भी बॉडी है, मान लो एक बॉडी है वो इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा दूर।
एक्चुअल में जो इन्फिनिटी का मतलब है ना वो ये है कि जैसे अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी देख रहे हैं, तो जो अर्थ की रेडियस है ना उसके कंपैरिजन में जब वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी बहुत ज़्यादा दूर है, जैसे अर्थ की रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर, अगर इसकी 3-4 गुना या 10 गुना ज़्यादा डिस्टेंस पर कोई भी बॉडी है तो वो अर्थ के लिए इन्फिनिटी हो जाती है। इन्फिनिटी का मतलब ऐसा नहीं कि रियलिटी में ही बहुत दूर है, फिर तो लैब में तो ये एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते हैं। रियल में इन्फिनिटी का मतलब हम लेते हैं कि जिस भी बॉडी के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं उसकी रेडियस से बहुत ज़्यादा दूर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी बॉडी है जिसका मास है m, इस बॉडी को हमें कहाँ लेकर आना है, इस पॉइंट पर लेकर आना है, पॉइंट P पर, और इस पॉइंट P की अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है r, यहाँ पर लेकर आना है। ठीक है, तो अब यहाँ से कोई भी बॉडी इन्फिनिटी से आएगी P पॉइंट पर, तो इसके लिए कुछ ना कुछ वर्क डन यहाँ पे हो रहा होगा। कितना वर्क डन होगा कैसे निकालेंगे? अब देखो जो वर्क डन का फॉर्मूला है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या तुम्हें ये पता है डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्चुअल में बॉडी कितनी डिस्टेंस पर है? हम तो बोल रहे हैं इन्फिनिटी और लेके आनी है P पर, तो तुम्हें P और इन्फिनिटी के बीच की जब डिस्प्लेसमेंट पता ही नहीं है तो वर्क डन तो हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, सीधा सीधा तो हम कर नहीं सकते। तो इसका मतलब अगर सीधे सीधे तरीके से नहीं होगा वर्क डन तो थोड़ा सा टेढ़े तरीके से निकालो। मान लो ये बॉडी आ रही है, आते आते ये बॉडी आ गई इस पॉइंट पर, मान लो A पॉइंट पर। ठीक है, और A पॉइंट की अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है x। A पॉइंट की अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितनी है x। अब यहाँ से A से कोई भी बॉडी B पर आने में कितनी डिस्टेंस मूव कर रही है, जब ये dx इतनी छोटी सी डिस्टेंस मूव करने में तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं। क्यों? यहाँ पे हमारे पास फोर्स भी होगा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है, तो थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए हम थोड़ा सा वर्क डन निकाल सकते हैं। निकाल लो भी। ठीक है, लिखो नाउ फोर्स experienced by body of mass m at A is, A के ऊपर कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है, कितना होगा G मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ बॉडी डिवाइड बाई इनके बीच के डिस्टेंस। देखो हमने कहा है कि जब वो बॉडी A पर प्रेजेंट है, m मास की जब बॉडी A पर प्रेजेंट है कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, G mm डिवाइड बाई x का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इस बॉडी की जो डिस्टेंस है वो अर्थ के सेंटर से कितनी है x है, तो लिखो x का स्क्वायर। ठीक है, अब इस बॉडी को हमें मूव करवाना है P तक, तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्क डन when body moves through distance dx, थ्रो डिस्टेंस dx, कितना होगा वर्क डन dw, जो किसके इक्वल होगा f डॉट dx। यही होता है ना वर्क डन का फॉर्मूला, f डॉट dx। डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो क्या आएगा f dx कोस ऑफ थीटा। हाँ, जीरो कितना होगा, जो बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा, अर्थ इसको अपनी तरफ यहाँ पे खींच रही है ना, तो यहाँ पर जो इस पे फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ लग रहा है, और जो डिस्टेंस है dx उसकी भी डायरेक्शन इसी तरफ है, तो एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे f dx।
अब dw इज इक्वल टू f की वैल्यू पुट कर दो, gm डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन कर दो। क्यों? क्योंकि ये जो वर्क डन है ये तो हमारा सिर्फ इस छोटी सी डिस्टेंस के लिए है ना, ए से बी के लिए, और हमें वर्क डन कब निकालना है? जब बॉडी आ रही है इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पर, ठीक है। तो लिमिट क्या होगी? इन्फिनिटी से आर। यहाँ पे एक चीज देखो सामने, जो ये इंटीग्रेशन है किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है? एक्स के, dx मत बोलो, x बोलो, x के विद रिस्पेक्ट टू। तो जो तुम्हें लिमिट पुट करनी पड़ेगी वो भी किसकी करनी पड़ेगी? x की। और x की लिमिट क्या है? शुरुआत में इन्फिनिटी और एंड होना चाहिए r पर, तो इसलिए इन्फिनिटी टू r, ठीक है। तो अब देखो यहां से आ गया w इज इक्वल टू कितना आएगा? जी एम बाहर ले लो और स्मॉल m भी बाहर, 1 बाई करके ही दिखा देते हूँ तुम्हें, इन्फिनिटी टू r अंदर बच गया, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले लोगे तो x की पावर -2 dx, gm। अब बताओ x की पावर -2 का इंटीग्रेशन, मतलब पावर में इंटीग्रेशन में इंक्रीज करते हैं 1, और जो एज इट इज है वो पुट कर दो नीचे, लिमिट सप्लाई कर दो इन्फिनिटी टू r, पुट करो। अब नेक्स्ट w इज इक्वल टू gm, अंदर कितना बच जाएगा? -1 बाई x, और इसकी लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी टू r। नेगेटिव साइन को बाहर ले लो, ये हो गया नेगेटिव साइन, तो w इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं होगा, x की पावर -2 तो पहले से ही थी, इंटीग्रेशन करने की वजह से एक पावर बढ़ गई, तो कितना बचा? x की पावर -1। क्या समझ में नहीं आया? एक्स स्क्वायर नहीं होगा, x स्क्वायर ही था, नीचे तो इंटीग्रेशन के बाद एक x बचेगा, कोई बात नहीं, तुझे वैसे ध्यान नहीं है। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे x स्क्वायर है ही, इंटीग्रेशन के बाद तो के बाद एक और x भी तो है साथ में, तो ये इसका काम तो बस ये बताने के लिए होता है कि तुम इंटीग्रेशन इन सारी टर्म्स में से x का कर रहे हो। मास होता है ना, अगर यहाँ पे m छोटे वाला m, तो ये सारे कांस्टेंट और m dm बाहर आता, फिर उसकी जगह आ जाता है m²/2। समझ आया? तो इसका कोई यूज नहीं है अब यहाँ पे। अब देखो लिमिट पुट करो, अपर लिमिट सबसे पहले, फिर लोअर लिमिट। 1/∞ क्या होता है राहुल? 1/∞ इज इक्वल टू जीरो। देखो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, 1/∞ इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो रुको, w इज इक्वल टू -gm डिवाइड बाई r। दिस वर्क डन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन इज इक्वल टू, या दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन टर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक तो ये फॉर्मूला याद रखोगे, ठीक है। इसके अलावा ये चीज़ देखो, अगर हमें यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करना हो, ये तो थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में तो हम क्या बोलते हैं? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट p, ठीक है। मतलब डिफरेंस देखना है तुम्हें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। मैं डेरिवेशन नहीं करवाऊंगी, इसी में करेक्शन करवाऊंगी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में एक बॉडी को हम लेकर आ रहे हैं इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा दूर से अर्थ के नज़दीक लेकर आए हैं, ठीक है। और उसका मास कितना है? m।
अगर हम उसी बॉडी का मास 1 किलोग्राम ले लें, कितना मास ले ले 1 किलोग्राम, तो उस टाइम पे जो हम वर्क डन करते हैं वो वर्क डन कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर। समझ आया डिफरेंस? एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। दोनों के अंदर वही है, एक बॉडी आ रही है इन्फिनिटी से एक पॉइंट की तरफ, लेकिन अगर उस बॉडी का मास कुछ भी हो सकता है, m ले लिया, m का मतलब कुछ भी, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, अगर उसकी वैल्यू 1 नहीं है, 1 के अलावा कोई भी वैल्यू है कम ज़्यादा, और उसको अर्थ के नज़दीक लाने में हम वर्क डन कर रहे हैं, वो वर्क डन क्या हो गया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बट अगर 1 किलोग्राम की 1 किलोग्राम की बॉडी इन्फिनिटी से उसी जगह आ रही है, तो उस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इतना ही डिफरेंस है। मतलब इस मास को तुम 1 कर दो तो उस टाइम पे ये वर्क डन देखो, हर जगह मास को 1 करोगे तो कितना आएगा? मास को 1 हो जाएगा। हाँ, -gm/r। हर जगह मास को 1 कर दो, ये हो गया। और उस टाइम पे ये जो होगा ना, इसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल Vg। W भी एज इट इज आएगा, बाकी सब कुछ सेम। और ये जो वर्क डन है इसकी जगह Ug की जगह लिख देना Vg। Vg वे सारा